गुणों की पहचान नहीं है, उनकी प्रशंसा से डरो, और जिन्हें गुणों की पहचान है उनके मौन से डरो, ज़िंदगी संवर जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हमने अपने इस वीडियो में जर्नल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करें। आइए देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM किसे कहते हैं? मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM किसे कहते हैं? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस है: पुष्पयान, स्पेसयान को, मंगलयान को तथा मिशनयान को। तो आपको बता दें, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को कहते हैं। किसको कहते हैं? मंगलयान को कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यह भारत का प्रथम मंगल अभियान है। वस्तुतः यह भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक महत्वाकांक्षी आंतरिक परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करते हुए यह उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र PSLV-C25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। इसके साथ ही भारत भी अब उन देशों में शामिल हो गया जिन्हें मंगल पर अपने यान भेजे हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है आपके लिए 23, 46, 44, 42। तो मानव के क्रोमोसोम्स की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़े होते हैं। कितना? 46 अर्थात 23 जोड़े। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य एक लिंगी जीव है और प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु जो है पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन में अधश्रुति विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सत्य है। यहाँ से इस तथ्य को आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? आपके लिए ऑप्शंस है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, केवल जीवित या मृत जानवर दोनों का, जीवित या मृत वनस्पति दोनों का। तो आपको बता दें, जंतु विज्ञान जो है यह जीवित और मृत दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान के जनक को किसे कहा जाता है ये भी याद रखिएगा। जंतु विज्ञान के जनक हम कौन है? अरस्तु, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अरिस्टोटल। तो आप यहाँ से इस तथ्य को याद रखिएगा, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत दोनों प्रकार के जानवरों का हम अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, वायुयान के टायरों को फुलाने तथा भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? एक बार फिर समझिएगा प्रश्न को। वायुयान के टायरों को फुलाने व भरने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो आपके लिए 4 ऑप्शन है: हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन व आर्गन। तो वायुयान के टायरों को फुलाने हेतु नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? क्योंकि दबाव कम होने के कारण वायुयान के उतरते एवं रुकते समय विस्फोट की संभावना कम रहती है, इसलिए हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कठोरतम धातु है? निम्न में से कौन कठोरतम धातु है? यहाँ पर आपके लिए विकल्प है सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन। तो विकल्प के अनुसार, इन विकल्पों के अनुसार जो प्लेटिनम है वह कठोरतम धातु है, लेकिन हीरा जो कार्बन का शुद्ध रूप है ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है। ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर कौन सा चीज़ है? वह हीरा। क्योंकि ऑप्शन में हीरा का जिक्र नहीं है, इसलिए प्लेटिनम यहाँ पर सबसे कठोरतम धातु है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से इस तथ्य को याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, आपका ऑप्शन है यूरेनियम, ऑप्शन है मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है सोना, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। तो आपको बता दें यूरेनियम सबसे भारी रेडियो एक्टिव प्राकृतिक तत्व है। यूरेनियम सबसे भारी रेडियो एक्टिव प्राकृतिक तत्व है। यूरेनियम के मुख्यतः दो समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के मुख्यतः दो समस्थानिक होते हैं, 92 यूरेनियम 238 और 92 यूरेनियम 235। 92 यूरेनियम 235 ये यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं मुख्यतः, और इसमें 99.27 और दूसरा 0.77 उपस्थित होते हैं। 99.27% तथा इसका होता है 0.77%। आप इस तथ्य को यहाँ से याद रखिएगा। 92 यूरेनियम 238 रेडियोधर्मी नहीं होता है, या प्रकृति में 99.27 पाया जाता है, जबकि 92 यूरेनियम 235 एक विखंडनीय है या परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। यह प्रकृति में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक क्या है। क्वेश्चन है आपका दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक क्या है। आपका ऑप्शन है यहाँ पर आयाम मॉडुलन, नाड़ी संकेत मॉडुलन, तीसरा है आवृत्ति मॉडुलन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवृत्ति मॉडुलन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसका? आवृत्ति मॉडुलन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। इस तथ्य को यहाँ से याद रखिएगा। जो आवृत्ति मॉडुलन है ये प्रेषित ध्वनि के उपग्रहों से प्रेषित होने के बाद ग्राह्य द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो आप इसको यहाँ से याद रखिएगा। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवृत्ति मॉडुलन का हम तकनीक का प्रयोग करते हैं। नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। आपके लिए चार ऑप्शन है, यकृत, दीर्घहस्ती, अग्नाशय व तिल्ली। तो आपको बता दें मानव कोशिका जो तिल्ली में लसिका कोशिका बनती है। किसमें? तिल्ली में लसिका कोशिका बनती है। विकल्प के अनुसार आपका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सत्य है। जबकि लसिका कोशिका का निर्माण लसिका ग्रंथ में तिल्ली के साथ अस्थिमज्जा तथा थाइमस ग्रंथि द्वारा इसका किया जाता है। यह मुख्यतः एक प्रकार श्वेत रक्त कणिका होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। जो लसिका कोशिकाएं हैं दो प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट। इस तथ्य को यहाँ से आप याद रखिएगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा प्रश्न है दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो दूरदृष्टि एक प्रकार का दोष है। इसके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन है आपका रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे या अंध बिंदु पर। क्या ऑप्शन? पहला ऑप्शन रेटिना पर, दूसरा है रेटिना के आगे, तीसरा है रेटिना के पीछे। तो आपको बता दें तो दूरदृष्टि का प्रतिबिंब जो है वह हमेशा रेटिना के पीछे बनता है। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति तो दूर की चीज़ को स्पष्ट से दिखाई देती है, जबकि पास की चीज़ को वह नहीं देख पाता। इस प्रकार का जो दोष होता है वह दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और इसके निदान के लिए जो इस प्रकार के रोगी होते हैं उन्हें उच्च शक्ति की फोकस दूरी के उत्तर लेंस या जिसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? उत्तर लेंस या अभिसारी लेंस के लगे चश्मे का हम प्रयोग करते हैं। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रेटिना के पीछे बनता है। इसके निदान के लिए हम उत्तर लेंस या अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं।
इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है। आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रतिबल, बल, विकृत तथा दाब। तो आपको बता दें प्रतिबल का मात्रक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। बल का भी एसआई मात्रक होता है न्यूटन। विकृत का मात्रक नहीं, विकृत एक विमाहीन राशि है। विकृत एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। और दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक होता है एसआई मात्रक पास्कल। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन। तो विकृत एक विमाहीन राशि है, इसलिए विकृत की कोई मात्रक नहीं होता। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। विमाहीन राशि कौन सी है? विकृत। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आपका क्वेश्चन है गोल गुंबज किसका उदाहरण है। गोल गुंबज किसका उदाहरण है? आपके लिए ऑप्शन है निजाम शाही स्थापत्य कला का, तुगलक शाही स्थापत्य कला का, आदिल शाही स्थापत्य कला का, या मुगल कालीन स्थापत्य कला का। आपको बता दें बीजापुर में स्थित जो गोल गुंबद है वह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका है? या मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, इसलिए इसे आदिल शाही स्थापित कला का भी कहा जा सकता है। यह एक ऐसी शैली से बना हुआ है जिस पर तुर्की कला के आदर्शों का अत्यधिक प्रभाव है। किसका है? तुर्की कला के आदर्शों का अत्यधिक प्रभाव जो है वह बीजापुर में स्थित गोल गुंबद में सबसे अधिक देखने को मिलता है। जो बीजापुर का गोल गुंबद है वह आदिल शाही स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिए। इस प्रश्न को आप याद रखिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मोहम्मद तुगलक के दीवाने को ही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने को ही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? आपके लिए 4 विकल्प है यहाँ पर। इन चारों विकल्पों को आप देखते हैं। परती भूमि को कृषि योग्य बनाना, परती भूमि को कृषि योग्य बनाना। दूसरा ऑप्शन है भू राजस्व का बकाया संग्रह करना। तीसरा है उदंड सरदारों को दंडित करना। चौथा है राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। तो आपको बता दें जो ये दीवाने को ही जो एक विभाग का सृजन किया गया था, इसका मुख्य कार्य जो है यह परती भूमि को कृषि योग्य बनाना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अग्रगामी सोच वाला शासक था जिन्होंने सल्तनत काल के विकास के लिए जहां एक तरफ नए नए प्रयोग किए वहीं प्रचलित पद्धतियों में भी आमूल चूक सुधार किए। इन्हीं सुधारों में से एक था दीवाने को ही जो परती भूमि को कृषि योग्य बनाना था। इस संस्था की स्थापना के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य राज्य की सहायता से सभी कृषि योग्य जो भूमि थी उन सबको संग्रह करना, उन सबको एक उपज वाली भूमि को बनाना। इस विभाग का एक प्रमुख पदाधिकारी था जिससे दीवाने अमीर को ही कहा जाता था। दीवाने अमीर को ही कहा जाता था। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। दीवाने को ही जो है प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और जो इसका जो एक पदाधिकारी था वह दीवाने अमीर को ही था। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न है भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर 647 ईसा पूर्व, 1013 ईसा पूर्व, 711 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो लेकिन यहाँ पर ईसा पूर्व जो लिखा हुआ है गलत है, मिस्टेक है, बाय प्रिंटिंग हो गया है। तो हमारा ऑप्शन है 647 ईसा पूर्व, 1013 ईस्वी, 711 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें 711 ईस्वी में 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया था। कब? 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया था। अरब के तत्कालीन सूबेदार जो थे अल हज्जाज, कौन थे? अल हज्जाज। अल हज्जाज के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना ने पश्चिमोत्तर भारत के सिंध राज्य पर सफल आक्रमण किया था और उस समय तत्कालीन शासक कौन था? दाहिर को इन्होंने पराजित किया था। इस प्रकार 711 ईस्वी में भारत पर
पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस तथ्य को याद रखिएगा, जो उस समय सूबेदार कौन थे? अरब के तत्कालीन सूबेदार अल हज्जाज थे। और उनके आदेश पर किसने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम की नेतृत्व वाली अरब सेना ने। और कहाँ पर आक्रमण किया? सर्वप्रथम सिंध पर किया। उस समय सिंध के जो शासक कौन था? दाहिर को उन्होंने पराजित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? क्वेश्चन है, इनमें से किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? आपके लिए ऑप्शंस है पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, विम कडफिसेस, गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखते हैं, तो जो विम कडफिसेस है, इन्होंने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। विम कडफिसेस कुषाण वंश का द्वितीय शासक था। किसका था? कुषाण वंश का द्वितीय शासक था। वास्तविक संस्थापक के रूप में इसे कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका साम्राज्य पर्सिया से लेकर मथुरा तक फैला था। इसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। किसने? विम कडफिसेस ने। इसके अलावा इन्होंने तांबा और चांदी के भी सिक्के जारी किए। इनके सिक्के पर एक ओर शिव, नंदी तथा त्रिशूल तथा दूसरी ओर महेश्वर लिखा मिलता था। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। किसके? शैव धर्म के। इस तथ्य को आप यहाँ से याद रखिएगा। ये शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्हें कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था। एक कुषाण वंश के द्वितीय संस्थापक भी थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका विम कडफिसेस जो है शैव धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित था? आपका ऑप्शन है मगध का हर्यक वंश, असम का वर्मन राजवंश, उत्तर भारत का नंद राजवंश तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें, असम का जो वर्मन राजवंश था, असम जिसे हम पहले कहते थे कामरूप, क्या? कामरूप, जो वर्तमान में असम है, कामरूप का जो वर्मन राजवंश था, जो भास्कर वर्मन जिसे कहते हैं, हर्षवर्धन के समकालीन थे। भास्कर वर्धन ने अपने राजदूत हंस बेग द्वारा हर्षवर्धन के पास मैत्री प्रस्ताव भेजा था। भास्कर वर्मा द्वारा भेजे गए विभिन्न उपहारों का वर्णन हर्षचरित में मिलता है। भास्कर वर्मन और उत्तर गुप्तवंशी शासक माधव गुप्त हर्षवर्धन के सहायक थे। आप इस तथ्यों को यहाँ से याद रखिएगा। असम के जो कामरूप पहले नाम से जाना जाता था, इसके शासक भास्कर वर्मन जो थे, उन्होंने हर्षवर्धन को एक अपने राजदूत हंसबेग के द्वारा एक मैत्री प्रस्ताव भेजा था, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपहार का वर्णन इन हर्षचरित में मिलता है। भास्कर जो है असम के वर्मन राजवंश से संबंधित है। इस तथ्य को, इस प्रश्न को यहाँ से याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न है, एकता का अर्थ है। एकता जो है क्या है? इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया, एक प्रशासकीय अनुदान या माफ़ी। एक प्रशासकीय अनुदान या माफ़ी। दूसरा ऑप्शन दे रहा, नकद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास, या किसी भूभाग का अधिन्यास पारितोषिक एवं सेवानिवृत्ति वेतन स्वरूप, या उपरोक्त बी और सी दोनों। तो सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था में एकता का अर्थ नकद धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि का प्रदान करना। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सत्य हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बता रहा है उपरोक्त बी और सी दोनों, ये आपका सत्य है। एकता जो है दो प्रकार की हुआ करती थी। एक एकता बड़ी हुआ करती थी, एक एकता छोटी हुआ करती थी। जो बड़ी एकता थी, एक ऐसे क्षेत्र महत्वपूर्ण अमीरों और सेनाधिकारियों को दिए जाते थे। ये एकतादार जो है एकता भूमि में राजस्व वसूली के साथ साथ सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते थे। जो छोटी एकता थी, ये सामान्यतः वेतन के रूप में सैनिकों को प्रदान की जाती थी। इससे संबंधित इख्तेदार जो थे वह केवल राजस्व वसूली किया करते थे।
तो आप इन तथ्यों को यहाँ से याद रखिएगा। एकता दो प्रकार की होती थी, बड़ी और छोटी। तो एकता का तात्पर्य था नकद धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि को प्रदान करना। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी और सी दोनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके लिए ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर भी था तथा यह वायसराय भी था। क्या था? गवर्नर भी था और वायसराय भी था। यह 1856 से लेकर के 1862 तक इसका अधिपत्य था। जो इंग्लैंड की जो प्रधानमंत्री पामस्टन थे, कंपनी के मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिस थे। 1857 के सैनिक विप्लव के पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की घोषणा की थी। महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारत से कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन का शासन आरोपित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसराय का पदनाम देकर भारत का प्रथम वायसराय बनाया भी गया था। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब तथा व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण जो है ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। या इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। कांग्रेस की इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, जिसमें अधिकतर वकील एवं पत्रकार थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर सर एंड्रयूज फ्रेजर, एच रिजले, वोड्रिक तथा ए.टी. एरुंडेल। तो सर एंड्रूज हेडरसन लीथ फ्रेजर, जिनका पूरा नाम है सर एंड्रूज हेडरसन लीथ फ्रेजर, भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे। यानी कि बंगाल विभाजन के समय जो बंगाल के गवर्नर थे सर एंड्रूज फ्रेजर थे। ये 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान किए। कब से कब तक? 1903 से 1908 तक। इस तथ्य को आप याद रखिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कब से कब तक? 1903 से 1908 ईस्वी तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो आपको बता दें रिपब्लिक एसोसिएशन के तहत काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन है आपके लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, वीर सावरकर एवं वासुदेव चापेकर। तीसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस। चौथा ऑप्शन है सूर्यसेन और उधम सिंह। तो आपको बता दें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने जो सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर खजाने को लूट लिया था। सरकार इस घटना पर अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने भारी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, उन पर काकोरी कांड का मुकदमा चलाया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जो गोरखपुरी थे, अशफाकुल्ला खां जो फैजाबादी थे, ठाकुर रोशन सिंह जो इलाहाबादी थे। इसमें 2 सदस्य और थे। कौन? ठाकुर रोशन सिंह जो इलाहाबादी थे और चौथे थे डॉक्टर राजेंद्र लाहिड़ी जो गोंडवी थे। डॉक्टर राजेंद्र लाहिड़ी, इसमें 4 लोग शामिल थे। इन चारों को एक साथ फांसी दी गई थी। लेकिन ऑप्शन विकल्प में 2 का जिक्र किया गया है, राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाकुल्ला
खां को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। आपके लिए ऑप्शन है 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में। तो दिसंबर 1916, कब? दिसंबर 1916 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों अधिवेशन एक साथ लखनऊ में आयोजित किए गए थे, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस के इस सम्मेलन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच एक लखनऊ समझौता हुआ था। वह कांग्रेस प्रणाली की गठन की बात कही गई थी, जिसे महात्मा गांधी ने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था। आप इस तथ्य को यहाँ से याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? किस विदेशी ने भारत में पहले गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? आपके लिए ऑप्शन है राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस तथा भगत सिंह। तो राजा महेंद्र प्रताप, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, वो बिल्कुल सत्य है। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 ईस्वी को अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। राजा महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल में अन्य सदस्य थे, जिनमें से मुख्य थे बरकतुल्ला, जो प्रधानमंत्री के पद पर थे, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना बशीर खां, सिपिल्लय, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदाबख्श और मोहम्मद अली। इसी दौरान राजा महेंद्र प्रताप अपनी सरकार के समर्थन हेतु लेनिन से मिले थे। भारत में चले हिजरत आंदोलन से जुड़े कई नेता कालांतर में अफगानिस्तान और तुर्किस्तान चले गए, जहां उन्होंने खुदाई सेना की स्थापना की थी। किसकी? खुदाई सेना की स्थापना की थी। आप इस तथ्य को यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल की मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? आपके लिए ऑप्शन है 1939, 1940, 1941 और 1942। आपको बता दें यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है 1942। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल की मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। किसके दरमियान? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय 1942 ईस्वी में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। इससे आप एक तथ्य और याद कर रखिएगा, 1942 संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA यानी कि आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? सुभाष चंद्र बोस के पूर्व या के पहले भारत आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? ऑप्शन है ज्ञानी प्रीतम सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, मेजर वाची फुजिहारा या कैप्टन सूरजमल। तो आपके लिए ऑप्शन है जो बी है, कैप्टन मोहन सिंह सुभाष चंद्र बोस के पहले आज़ाद हिंद फौज के कमांडर नियुक्त किए गए थे। इसके गठन का विचार कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर वाची फुजिहारा आदि प्रथमता दिया था। परिणाम स्वरूप सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहले डिवीज़न का औपचारिक गठन हुआ। अब कैप्टन मोहन सिंह को इसका सेनापति नियुक्त किया गया था। किसको? कैप्टन मोहन सिंह को इसका सेनापति नियुक्त किया गया था। आप इस तथ्य को यहाँ से बखूबी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं स्थायी अवयव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अवयव नहीं है? तो आपको के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन 2 विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन 3 है एक संघ की योजना पर विचार, चौथा है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित अर्थात नॉमिनेट किया जाना। तो आपको यहाँ पर पूछा कौन सा स्थायी अवयव नहीं था, तो देश के लिए लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम किस मिशन में दिया गया था या इसमें लिखित वर्णित नहीं था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा
भारतीय रियासतों के अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, न कि संविधान की। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। पूछ रहा है कौन सा अवयव नहीं है, तो देश का लिखित जो संविधान था इससे संबंधित कोई प्रावधान इसमें नहीं था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आप इस तथ्य को यहाँ से याद रखिएगा। ये भारत शासन अधिनियम 1935 से जुड़ी हुई कुछ बातें इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों को मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता थी। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। तो प्लीज़ आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाते रहें। यदि आपको हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी PDF फाइल प्राप्त करनी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जा कर के डिवाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। डिवाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आपको सारे PDF फाइलें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।